नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आज हम जिस नारी शक्ति से आपका परिचय कराने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहती हूं कि बांधे जा सकते इंसान तूफान न बांधे जाते हैं, बांधे जा सकते इंसान तूफान न बांधे जा सकते, काया बांधी जा सकती बांधे ना इरादे जा सकते। जी हाँ, काया को बांधा जा सकता है लेकिन इरादों को बांधा नहीं जा सकता। ऐसी ही सशक्त नारी शक्ति का उदाहरण हमारे साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में मौजूद है। आइए मैं परिचय कराती हूँ आपका। ऐसी ही नारी शक्ति से हमारे बीच मौजूद हैं पूनम श्रोती जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूनम जी के लिए मैं बताऊं, बहुत सारे उनके किस किस फील्ड में वो काम कर रही हैं। उद्दीप्त सोशल वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर हैं, यूथ आइकन हैं, विकलांगता के लिए लगातार काम कर रही हैं, कैसे उनको सशक्त किया जाए। और साथ ही अगर आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो आप मानसिक रूप से सक्षम बन के कैसे समाज में एक साथ एकता का संदेश दे सकते हैं। पूनम जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हूँ दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। और साथ ही कहा जाता है कि अगर परिवार का सपोर्ट हो तो वाकई इंसान उस मुकाम तक पहुंच सकता है जिसका वो सपना देखता है। हमारे बीच पूनम जी के पिताजी मौजूद हैं, राजेंद्र श्रोती जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज पूनम जी अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी सपोर्ट होगा। और अगर पिता का इस तरीके से सपोर्ट हो तो बेटियां कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती हैं, ये संदेश समाज को भी जाता है। तो आइए हम उनसे चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि पूनम जी को राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीची सम्मान भी उनको प्राप्त हुआ है। शौर्य सम्मान से सम्मानित हैं, साथ ही नारी शक्ति से भी सम्मानित उनको किया जा चुका है। तो इतने सारे सम्मान है पूनम जी, आपको पुनः पुनः बधाई देना चाहूंगी। और जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, हालांकि आपको पहले से ही सब जानते हैं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर पूनम जी अपना एक संदेश देती आई हैं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं पूनम जी। तो पूनम जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जो एक सफर रहा, इस सफर को हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं संघर्षों से इस हर्ष के मुकाम तक पहुंचना, तो कितना कठिन वो दौर रहा जब आपने शुरुआत की, ये फैसला किया कि मुझे एक सपना देखना है और समाज को सपने को जीना मुझे सिखाना है। सपने की शुरुआत तो जब से मैंने होश संभाला था तब से थी कि मुझे कुछ करना है, अपनी पहचान बनाना है। और इस जो मुकाम मैं जहाँ पहुँची हूँ, इसके पीछे है डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का, लोगों की मानसिकता जो विकलांगता को लेकर लेते हैं। सबको ये लगता है ये विकलांग व्यक्ति है तो बेचारा ही है, ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब ही और शी इज नॉट गुड फॉर इनफ, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस मानसिकता से मैं बहुत लंबे समय तक निकली हूँ। और मेरे अंदर था कि मुझे पता था कि मेरी काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, पर किसी को शब्दों में बता नहीं सकती मैं। तो उस चीज़ को मैंने ठान के रखा था कि मुझे प्रूव करना है। तो उसी जो आज जहाँ पर हूँ, तो आप मानोगे कि वो समाज की मानसिकता ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। बिल्कुल, समाज की मानसिकता को बदलना का अगर आप ठान लेते हैं, आपको अगर ये जज्बा है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को एक संदेश बनाना है, एक सार्थक संदेश के रूप में पेश करना है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच एक नारी शक्ति के तौर पर मौजूद हैं। और हमारे बीच उनके पिताजी भी हैं। आइए उनसे मैं ये जानना चाहूँगी, राजेंद्र जी, जब आपको ये पता चला कि एक ऐसी बीमारी जो कि लगभग जिसका कोई इलाज नहीं है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और लाखों में कुछ एक शख्स को वो होती है, और आज आपकी बेटी लाखों में एक है, वो दौर कैसा रहा जब आपको ये पता चला? देखिए, जब ये पैदा हुई तो तकलीफ तो होती है कि बच्चे को तकलीफ है। तो जब ये पैदा हुई तो ये रात भर रोई। तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता तो थोड़ा रोता, उसके बाद तो वो अपने उसमें पड़ा रहता है। लेकिन जब ये रात भर रोई तो मैंने पूछा कि कारण क्या है, तो पता चला कि देखा तो इसके दोनों पाँव ये सूजे हुए थे जी। तो हम इसको लेके हॉस्पिटल गए तो एक डॉक्टर थे चौबे, ऑर्थोपेडिक जी। उनने देखा, देखने के बाद इसके पाँव बांध दिए ऐसे ऊपर करके, जिसकी वजह से ये जो छाती का हिस्सा बढ़ गया और 20-22 दिन बंधी रही। उसके बाद अब पाँव छूटे तो पाँव तो ठीक हो गए, पता चला हाथ टूट गया। तब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको भैया आप बाहर ले जाओ
और मुझे लगता है इसको वो समझ गए थे कि इसको ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। जी। जब मैं यहाँ भोपाल लेके आया तो मेरे चाचा जी BHL में थे, उनके माध्यम से उन्हें BHL में दिखाया, तो वहाँ डायग्नोस किया कि इसको ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। और फिर मैं डॉक्टरों से राय ली तो बोले कि ये भैया ठीक नहीं हो सकती है, ये लाखों में एक आध को बीमारी होती है। और हमारे बोले एक मित्र थे, उनके दोनों बच्चों को हुआ, तो वो डॉक्टर थे, वो बाहर चले गए इंग्लैंड, लेकिन उनके बच्चे दोनों एक्सपायर हो गए, ठीक नहीं हो पाए। तब मन में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के बातचीत की। मैंने कहा जितने दिन हैं हमें काम करना है, इसकी सेवा करना है, और इसकी सेवा करके जो ईश्वर ने अगर अपने को दिया है तो सेवा के लिए दिया है, हम उसका प्रसाद मान करके इसको रखेंगे। धीरे धीरे हम आर्मी में थे, थोड़ा हमारे डॉक्टर, मैं मेडिकल में था तो मेरे डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्हें समझाया इसको हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले वो स्कूल में दाखिला कराओ। स्कूल में जब आर्मी स्कूल में एडमिशन कराया तो मेरे को बड़ा डर था कि ये उठाते बैठते तो टूट जाती है, तो इसको अगर हम स्कूल भेजेंगे तो कहीं बच्चे ना इसको वो करें। तो बोले नहीं, बच्चों में बहुत अच्छा रहेगा इसका, और वो संभालेंगे इसको। वास्तविक वही हुआ। इसके आसपास 4-5 बच्चे खड़े हो जाते थे जब स्कूल की छुट्टी होती थी, उनने संभालना, इसका भी अच्छा सपोर्ट समाज से उस समय मिला आपको। फिर उसके बाद उसका भी सब हमें वहाँ से भी सपोर्ट मिला, और हमारे स्टाफ ने मुझे बहुत हिम्मत दी, यानी उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। इसमें थोड़ा मेरी पत्नी का बहुत योगदान, हम तो ठीक है जो करना, लेकिन मेरी श्रीमती जी ने बहुत इसको जैसे कांच को संभाल के रखते हैं, इस प्रकार रखा, इसकी सेवा खुशामद की। इसको जब थोड़ी बड़ी हुई, पढ़ने लगी, तो लगा कि ये कुछ कर सकती है। फिर हम लोगों ने इसको बिल्कुल फ्रीडम दिया, तुम्हें जो करना है करो। हमने कहा जितने दिन भी है, लेकिन तुम कुछ करो, जो तुम्हें करना है करो। धीरे धीरे MBA कर लिया। MBA करने के बाद स्कूलिंग की, कॉलेज किया, MBA किया। MBA करने के बाद अब जॉब के लिए कई जगह इंटरव्यू आए, तो हर कोई इसको देख करके मतलब इसकी काबिलियत को तो मानते, लेकिन शारीरिक अक्षमता को देखते हुए उनको ये डर लगता था कि हम इसको, ये कैसे काम करेगी, कैसे आएगी, कैसे। फिर एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है Prime1 MP, उन्होंने इसको काम दिया और बहुत अच्छी तरह रखा। इसने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ मैनेजर थी HR में की, और इसने जो है काफ़ी काम, 8-9 साल काम करने के बाद ये बोली, पापा हम इसके लिए नहीं आए, हमको और कुछ करना है। हमने जो तुम्हें करना है बिल्कुल, तो कुछ और करना है, यही एक ललक होती है जो हमें समाज में एक आम इंसान से, खास शख्स से शख्सियत बनाती है। तो पूनम जी से आगे की उनकी जर्नी पूछते हैं। पूनम जी, राजन जी ने, पिताजी ने ये तो बता दिया कि एक शुरुआत जब रही, क्योंकि पापा की परी होती है, माता जी की बिटिया होती है, और आपको बिल्कुल उसी लाड़ प्यार से रखा गया, और आज देखिए पूनम जी उस मुकाम तक पहुंची हैं, क्योंकि एक समाज का और घर का सहयोग जो होता है वही आपको कहीं ना कहीं एक हौसला, एक जज्बा देता है। आपने जॉब तो स्टार्ट किया, निश्चित तौर पर जॉब करना बहुत कठिन रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से समाज का एक परिदृश्य होता है, एक जज करने का तरीका होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पूनम जी का मैंने जब पहले इनसे बात हुई तो हम डिसेबल शब्द बोलते हैं, लेकिन इनका नज़रिया अलग है, ये डिफरेंटली एबल बोलती हैं। मतलब आप में एक अलग क्षमता है, आप डिफरेंट तरीके से कोई योग्यता हासिल करते हैं, और यही वो योग्यता है जो आपको अलग पहचान दिलाती है। पूनम जी, वो सपना क्या था जिसको लेकर, अब मैं उस तरफ आऊंगी, उद्दीप्त सोशल वेलफेयर सोसाइटी, किस ख्वाब को लेकर आपने इस सोसाइटी का यहाँ पर एक फाउंडर के तौर पर सामने आए? जैसे मैंने बताया कि आज जो मैं हूँ जी, मैंने जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उसकी वजह से, तो जब मैं जॉब में आई और जॉब के लिए जो मैंने संघर्ष किया, कई इंटरव्यूज लिए, रिजेक्ट हुई बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। तो जो रिजेक्शन थे, हर रिजेक्शन मुझे एक नई शक्ति देता था, ये फील कराता था कि नहीं कुछ और जी, ये नहीं कुछ और। हर रिजेक्शन में एक शक्ति थी। तो जब कई रिजेक्शन के बाद जब मैं जॉब में आई फाइनली, और जॉब के दौरान भी मुझे लगा कि नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये काम तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ मैं अपनी क्षमताओं को भी पूरी तरीके से प्रूव कर सकूँ, और मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ जी।
तो 2014 में मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की। इसको स्थापना करने का जो मेरा मेन मोटिव था वो था विकलांगों के लिए एक ऐसा समाज की स्थापना करना जहाँ पे सब उन्हें समानता के अधिकार से दिखें। तो बेसिकली मैं समान अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। पूनम जी, जिस तरीके से आपने एक विजन लेकर आप आगे बढ़े कि जब आपने स्कूलिंग में देखा या फिर आप जब जॉब में गए तो एक नॉर्मल इंसान और एक फिजिकली चैलेंज व्यक्ति को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, बहुत सारा संघर्ष का दौर होता है और आपको उस सबको पार करते हुए अपने जो मानसिक शक्ति है या अपना एक विल पावर है उसको लेकर आगे बढ़ना होता है। आपने वेलफेयर सोसाइटी का आपने गठन किया, फाउंडर हैं, पिताजी अध्यक्ष हैं। उस दौर से लेकर अब तक आप कितना उस अपने सपने को जी पाई हैं, या जो फिजिकली चैलेंज व्यक्ति जो लोग वहां पहुंचते हैं वो किस तरीके से अभी भी फेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इस दौर में कुछ परिवर्तन आया है उस समय से लेकर अभी तक? देखिए, आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे हो वो परिवर्तन लाने में अभी हमें कई दशक लगेंगे जी, क्योंकि हम परिवर्तन लाने की बात करें लोगों की मानसिकता में, समाज की विचारधारा में। अगर समाज की विचारधारा में आपको परिवर्तन लाना है या लोगों की मानसिकता में, तो ये रातों रात का चेंज नहीं है। इट टेक्स डिकेड्स, इसमें कई दशक लगेंगे, पर शुरुआत हो चुकी है। जो समान लोग हैं अगर वो अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अगर एक समान व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को समान तरीके से ही ट्रीट करेगा तो विकलांगता वहीं ख़त्म है। उसको समान एजुकेशन, समान एम्प्लॉयमेंट, समान अधिकार सब मिलेंगे। अगर जहाँ आपने उसे विकलांगता का एहसास करा दिया तो विकलांग ही रह जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने ये एहसास दिला दिया कि समाज आपके साथ है, आप कुछ अलग नहीं है। अगर क्योंकि एक बहुत खूबसूरत सा शब्द जैसे अपंगता कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है। आप में वो खूबसूरत अंग है जिसे आप देख सकते हैं, आप में एक अलग नज़रिया है, क्योंकि ईश्वर अगर आपसे कुछ छीनता है तो कुछ विशेष भी आपको देता है। और पूनम जी इसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस कद काठी को लेकर अगर आप एक आम व्यक्ति अगर आपको जब देखेगा तो वो ये सोचेगा कि आखिर ये क्या कर सकते हैं या इन्होंने आज तक किया होगा। लेकिन पूनम जी मैं आपसे सुनना चाहूंगी कितनी आपकी पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर एक एक शख्स जो इस वक्त दूरदर्शन के इस प्रोग्राम को देख रहा है, आपके लिए यकीन मानिए ये कार्यक्रम एक नजरिया बदल देगा। अगर आप अपनी किसी भी अक्षमता को लेकर परेशान है कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा, मेरे साथ वो सही नहीं हो रहा, तो पूनम जी से सुनिए उनका एजुकेशन क्या है और कैसे वो इतना बड़ा एजुकेशन लेके और आज एक सोसाइटी चला रही हैं, सोसाइटी में परिवर्तन ला रही हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। जी पूनम जी। मैंने पूरा स्कूलिंग किया 12th तक, फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने डबल MBA किया, MBA इन फाइनेंस, फिर PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। वाह, तो आप सोच सकते हैं पूनम जी ने इतनी सारी पढ़ाई की, क्योंकि अभी अगर हम देखें आज के दौर के जो बच्चों को अगर पेरेंट्स का प्रेशर होता है भाई ये बनना है वो बनना है, वो वहीं पे हथियार डाल देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी अक्षम हैं और अपने मानसिक, क्योंकि शारीरिक बाधाएं तो हैं आपके साथ, लेकिन मानसिक तौर पर अगर कहीं आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं और अगर ऐसे पिता का सहयोग होता है, ऐसी माता का सहयोग आपको मिल जाता है, निश्चित तौर पर आप ऐसी नारी शक्ति बनकर उभरते हैं। और पूनम जी को हम बार बार सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वाकई आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं भी हम अपने आप को कमतर आंकते हैं तो हमें आपको देख लेना चाहिए और उस दिन से हमें बदल जाना चाहिए कि वाकई जीवन जीने का नजरिया बदलना है। नजर तो आपकी अलग है लेकिन नजरिया बदल दीजिए। तो पूनम जी यहाँ स्कूलिंग की बात हो गई, आपकी सोसाइटी की हमने बात की। सोसाइटी जो काम कर रही है, क्योंकि एक सशक्तिकरण के तौर पर आप कर रहे हैं, विकलांगों के लिए आप उन्हें सशक्त बनाते हैं, साथ ही उनको क्या क्या वहाँ पर सिखाते हैं और किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है लोगों का? देखिए, मैं आपको बिल्कुल हमारे समाज का कटु सत्य बताती हूँ। जी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे विकलांग 3 चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जी। 3 नहीं, इवन 4 चीज़ें। पहली चीज़ पॉवर्टी, गरीबी। जी। दूसरी चीज़ हेल्थ, अगर गरीब होगा तो उसे हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। तीसरी चीज़ एजुकेशन, विकलांग जितने भी हैं उनमें एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। आपको कम एजुकेटेड अच्छे विकलांग मिलेंगे। जब उनका एजुकेशन का स्तर कम है तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो सक्षम नहीं बन पाएगा। और इन सब चीज़ों के पीछे जुड़ा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्कूल, कॉलेज,
हमारे रोड, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, ये कोई भी एक्सेसिबल नहीं है, सुगमता नहीं है। सुगम भारत अभियान के अंतर्गत जी बहुत कम मानदंड पे चेंज हो पाएंगे, क्योंकि जब तक स्कूल कॉलेज सुगम नहीं होंगे तो बच्चा कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर वो समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, एजुकेशन फॉर ऑल की आपने बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या समाज में एजुकेशन फॉर ऑल का सिस्टम उस तरीके से लागू हो पा रहा है, ये भी एक बड़ा सत्य है। और जिस तरीके से पूनम जी कह रही है, कटु सत्य है जिसे अब भी लोग फेस कर रहे हैं। राजन जी का मैं रुक करना चाहूंगी। राजन जी, आपने ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि अगर आप परिवार से सक्षम हैं और इतनी बड़ी बीमारी को लेकर, जबकि आपको पता है कि किस घड़ी क्या होने वाला है, कब आपको डॉक्टर, और पूनम जी तो कोमा में भी रह चुकी, मैं उस फेस में भी पूनम जी अब तक आऊंगी, कितना कठिन रहा होगा आपका समाज को एक चैलेंज देना कि हाँ, मेरी बेटी अगर डिसेबल है तो मैं उसे उस तरीके से एबल बनाऊंगा, उस तरीके से समाज के सामने रखूंगा कि हर पिता को गर्व होगा, हर बेटी को गर्व होगा कि वाकई इस जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत मुश्किल होता है। जब मैं इसको लेकर के जाता था जी तो एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी देखने के लिए कि ये क्या है। कुछ समय तक तो इसको बुरा लगता था, जी कभी रोने लगती थी कि मेरे को क्यों देखते हैं। फिर हमने समझाया, हमने कहा बेटा आप स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें देखते हैं, इससे खुश होना चाहिए तुम्हें कि तुमको अट्रैक्शन है तुम्हारे प्रति आदमी का, तुम्हें देखता है। खासकर लेडीज़ में ये ज़्यादा है जी कि वो ज़्यादा गंभीरता से देखती हैं। तो इन्होंने तो इसको पहले बुरा लगता था, फिर धीरे धीरे इसको समझाया। समझाने के बाद फिर हमने बोला एक दो बार, तो फिर ये हो गया कि हमें क्यों नहीं देख रहा है आदमी। अगर कोई नहीं देख रहा है तो क्यों बिल्कुल, नहीं ये देख रहा है? नजरिया बदलने का जो हुनर है वाकई बड़ा। वो हुआ। दूसरी बात क्या था कि हम ये समझाते थे, हम बराबर स्कूटर में कहीं पीछे बिठा करके, कहीं कार से, कहीं, अब उस समय कारें नहीं थी, स्कूटर में बिठा के हम ले जाते, जानबूझ के ले जाते थे। हम मार्केट ले जाते थे, मार्केट में गाड़ी खड़ी कर देते, क्या चाहिए तुम्हें, क्या लेना, क्यों आदमी इसको देखे, तो इसको आदत पड़े इस बात की कि मुझे अगर आदमी देखता है तो कोई बात नहीं। आज वो चीज़ हो गई। उस चीज़ से उबरने के लिए भी समय लगा। बिल्कुल, एक कठिन दौर, और उसके साथ आज जिस तरीके से आज आपके चेहरे पर मुस्कान है, तो निश्चित तौर पर आपका वो सपना पूनम पूरा करती नजर आ रही हैं। पूनम जी, बहुत कठिन दौर आपने देखे, एक क्योंकि ये जो बीमारी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, आपको बता दूं कि इसमें कब आपके शरीर में कौन सा जर्क आ जाए, कब आपकी हड्डी ब्रेक हो जाए, आपको नहीं पता होता। एक कांच की गुड़िया की तरह राजन जी ने पूनम जी को संभाल कर रखा, उनकी माता जी ने उनको इस तरीके से संभाल कर रखा, और आज भी सब परिवार पूनम यहाँ पर आई हुई हैं। पूनम, वो दौर भी रहा जब आप कोमा में चली गई, एक आई थिंक 2 से 3 महीने आपने वहाँ गुजारे। हाँ। उसके बाद कैसे आप वापस से रिवाइव हुई, कैसे वो स्ट्रेंथ आप लेकर आई? 2018 में जी मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस वजह से मैं 2 महीना कोमा में, और मेरा पूरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था। एंड दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि हुआ क्या है। जब मैं कोमा से बाहर आई, जब मैं डिस्चार्ज होके घर पहुंची, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी चीज़ हुई है, पर उससे रिकवर करना था, वो एक चैलेंज था। जी और चैलेंज था कि मुझे, मैं सही बताऊं तो मुझे किस चीज़ ने रिकवर कराया, मेरा काम करने के पैशन में। मुझे काम करना इतना पसंद है कि डॉक्टर्स ने मना किया कि लैपटॉप, मोबाइल सब से दूर रखे जाए। जी मैं लैपटॉप चलाना भूल गई थी, पर आई लिटरली पुश माई सेल्फ कि नहीं, मुझे वापस करना है। मैं घंटों घंटों बैठी, आई यूज टू प्रैक्टिस ऑन दैट। मैं लैपटॉप, मोबाइल बार बार यूज़ किया, और काम करने के पैशन ने मुझे वापस रिकवर किया। बिल्कुल, काम करने का अगर आप में जज्बा है, अपने आप को रिवाइव करना, क्योंकि कहा जाता है कि डोंट डाई बिफोर योर डेथ, तो आप हर दिन अपने आप को खड़ा कीजिए। अगर कहीं आप टूटते हैं तो वापस उस हौसले के साथ अगर आप खड़े होना चाहते हैं, तो पूनम जी यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर है, एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। और पूनम जी, आप वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, कई प्लेटफॉर्म पर पूनम जी एक सशक्तिकरण का उदाहरण तो पेश करती ही हैं, साथ ही किस तरीके से आप अपने आप को निखार सकते हैं अगर आप में कोई भी कमी है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे शारीरिक बाधाएं हो। तो पूनम जी, क्या यहाँ पर आप संदेश देना चाहेंगी इस वक्त, क्योंकि एक नारी शक्ति के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई पूरा समाज इस वक्त आपको देख रहा है, कैसे उदाहरण एक पेश करेंगी, क्या उनको संदेश देना चाहेंगी? मैं सब स्पेशली महिलाओं को, स्पेशली नई जनरेशन को जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन
एजुकेशन को लेके कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना कि शादी हो गई, कोई और रीज़न है या आपकी तबीयत खराब है, XYZ, कोई भी रीज़न हो, पढ़ाई पूरी होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो आपको सक्षम बनाएगा, आपको समाज में आपकी पहचान दिलाएगा और आपको आपके पैरों पे खड़ा करेगा। आप तो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भी बहुत बड़ा एसेट बन के उभरोगे अगर आप प्रॉपर एजुकेशन लेते हो तो। और एजुकेशन सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन अपने आचरण में लेकर आओ कि जो आपने पढ़ा वो आपके आचरण, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने डिग्री ले ली, डिग्री वाली एजुकेशन नहीं, आप स्किल्ड होना चाहिए, आपके एटीट्यूड, आपके कैरेक्टर, हर चीज़ में वो आपकी एजुकेशन दिखना चाहिए। बिल्कुल, तो नैतिक मूल्यों के साथ अगर आप जीवन जीते हैं, आप एक सेंसिबल पर्सन हैं और आपकी पढ़ाई में, आपके व्यक्तित्व में वो नज़र आता है, आपकी बातचीत, और दूसरा किस पर्सन से आप व्यवहार कैसा करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि बड़ा वो नहीं है जो बड़प्पन के साथ खड़ा हो, बड़ा वो है जब आप उसके साथ बैठें तो अगले को छोटा फील ना हो, उसे लगे ना कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, तब आपका बड़प्पन जाहिर होता है। और पूनम जी लगातार महिलाओं को भी ये प्रेरणा देती हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करते हैं कि अब आगे क्या होगा अगर ये बीमारी मुझे हो गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप बाय बर्थ फिजिकली चैलेंज होते हैं, कई बार एक्सीडेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, तब आपको ये फेस करना होता है। आप राजन जी से मैं ये सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप भी उस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और अब आप जब देखते होंगे कुछ पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो उनके मन में अगर वो दुविधा होती है तो आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं कि अगर इस तरीके का आपको मुकाम हासिल करना है। जैसा आपने बताया कि पूनम को कैसे आपने ये बताया कि आप सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं, आप एक कोहिनूर की भांति है, क्योंकि हीरे तो हो सकते हैं लेकिन कोहिनूर एक होता है। तो उस समय जब आप देखते हैं सोसाइटी में जब लोग आते हैं तो किस तरीके से आप उनको प्रेरणा देते हैं? हम उनको यही बोलते हैं, एक तो एग्जाम्पल अपनी बेटी का देते हैं कि आप ये देखो जब ये कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। दूसरे पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को कम मत आंको, बल्कि इनको और ज़्यादा, अगर जो सामान्य बच्चे आपके घर में हैं और अगर एक बच्चा ऐसा है, 2 बच्चे ऐसे हैं, तो उनको उससे अधिक प्यार दो, उससे अधिक उनको स्नेह दो, उनको इतना विश्वास उनके अंदर भरो ताकि वो अपने आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएं, अपने आप सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि अगर हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो वो दिनों दिन जो है हतोत्साहित होते जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सबको यही संदेश देते हैं और देना चाहेंगे कि अगर जिनके बच्चे ऐसे हैं, ईश्वर ने आपके घर में दिया है, आपको जिम्मेवारी दी है कि आपके घर में अगर वो पैदा हुआ है तो आपको एक जिम्मेवारी दी है, आप उसको जिम्मेवारी के साथ निभाइए। कई लोग बोलते अरे यार वो पूर्व जन्म के संस्कार है, पूर्व जन्म में कुछ किया होगा इसलिए ऐसा हुआ। अरे वो किसने देखा? आज हमने देखा है, आज हमारे सामने है, हमें आज को सुधारना है। तो हो सकता है अगले जन्म ठीक हो। अगर आप पूर्व जन्म को मानते हो, जन्मों को मानते हो, तो आज को ठीक करो। जब आज उसके साथ आप ठीक रहोगे, उसका ध्यान रखोगे, तो हो सकता है आपका अगला जीवन अच्छा हो। बिल्कुल, तो इसलिए इसी सत्यता को स्वीकार करना। जी हाँ, आज के लिए आप अपने बच्चों को, चाहे वो कैसा भी हो, खासकर जो डिसेबल पर्सन हैं जो होते हैं, तो उनके साथ में उनका पेरेंट्स का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उनको सक्षम बनाना उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो उनके यहाँ पैदा हुआ है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी राजेंद्र श्रोती जी बखूबी निभा रहे हैं। पूनम जी की माता जी हैं जो हमेशा उनके साथ होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती हैं और हमेशा वो ये एहसास कराती हैं कि आप सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं। पूनम जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आप नारियों को उदाहरण देती हैं कि कैसे वो जिए, और एक डिसेबल व्यक्ति, क्योंकि वो आप जिस तरीके से नजरिया पेश करती हैं कि आप डिफरेंटली एबल हैं, आप में कुछ खास है, वो खास क्या आप कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? मैं सभी को ये चीज़ बोलना चाहूँगी, और इवन मैं जहाँ पे भी स्पीच देने जाती हूँ वहाँ पे ये बोलती हूँ कि आप मुझे देखो, पूरी तरीके से मैं डिपेंडेंट हूँ, दूसरों पे निर्भर हूँ, पूरी तरीके से व्हीलचेयर पे हूँ, अपने हर एक छोटे काम के लिए दूसरे पे निर्भर हूँ। जब इतना सब दिक्कतों के बाद आज जब मैंने अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया,
मैं जो करना चाहती थी वो कर रही हूँ। तो आप लोग तो दोनों हाथ, दोनों पैर, सारे सेंसेस के साथ पूरे सक्षम है, तो आपसे धनी तो कोई नहीं है। आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए कभी भी लगे कि जिंदगी में हार रहे हो तो उससे मेरे बारे में सोचो। बिल्कुल, और जब जब हमारे मन में कहीं ना कहीं हम कमजोर साबित होंगे तो हम जरूर पूनम जी को देखेंगे और उद्दीप्त, जैसा कि नाम है, एक उत्प्रेरक की तरह, एक दीप की तरह प्रज्वलित होकर समाज से जो अंधकार है उसको दूर कर रही है पूनम जी। और एक बार मैं आप दोनों को पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूनम जी, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और साथ ही राजन जी आपका, क्योंकि वाकई एक प्रेरणा स्रोत हैं आप। और ये है नारी शक्ति में, क्योंकि अगर कहा जाता है समाज में एक कहावत कही जाती कि हर एक संबल पुरुष के पीछे एक जो आगे बढ़ रहा है कोई पुरुष, के पीछे महिला होती है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बेटी आगे बढ़ रही है तो माता पिता समाज का अगर सहयोग होता है तो वाकई पूनम जैसे एक सशक्त महिला खड़ी होती है। और ये है नारी शक्ति में। मैं पूनम जी को 4 पंक्तियां जरूर समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि जो इनकी जर्नी रही है, दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, रुख हवाओं का भी हो घर उल्टा, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये है नारी शक्ति के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ही उत्प्रेरक रहा होगा, सार्थक चर्चा रही होगी। हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।